मनुष्य। देखिए बेटा कि अपन अब चैप्टर 7 पढ़ेंगे मानव व्यवसाय और इसके प्रमुख प्रकारों के बारे में। तो यहाँ अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे कि मानव के कौन कौन से व्यवसाय होते हैं और वो कौन कौन सी क्रियाएं करता है। मनुष्य मानव भूगोल का केंद्र बिंदु है और ये एक क्रियाशील प्राणी है। मनुष्य कुछ ना कुछ क्रियाएं करता है, इसलिए क्रियाशील प्राणी है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। मनुष्य की जिन क्रिया से आर्थिक वृद्धि होती है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। यानी मनुष्य के जीवन यापन के लिए मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है और उनसे उसकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होती है वो क्रियाएं उसकी आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का भौतिक वातावरण वहां पाया जाता होगा मनुष्य उसी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता होगा या उसको ऐसी ही आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। विश्व के विभिन्न प्रदेशों में भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होने के कारण मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं भी अलग अलग तरीके से होती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य वनों में एकत्रीकरण, आखेट और लकड़ी काटने का कार्य करता है। घास के मैदानों में वो पशु चारण का कार्य करता है। उपजाऊ मैदानी भागों में वे कृषि का कार्य करता है। जल में मछली पकड़ता है और खानों में खनिज निकालता है। इसके अलावा वह अनुकूल परिस्थितियों में वस्तु विनिर्माण, उद्योग, परिवहन या व्यापार जैसी आर्थिक क्रियाओं में व्यस्त रहता है। जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को मानव व्यवसाय कहते हैं। और मानव व्यवसाय के अपन विकास और उसकी बदलती प्रकृति के बारे में अपन बात करें तो आगे मानव अपनी उदर पूर्ति यानी अपने पेट भरने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता था। जंगलों से खाने पीने की चीजों यानी वनोत्पादों को एकत्रित करता था। मनुष्य उस समय घुमक्कड़ था, उसका कोई भी स्थायी निवास नहीं था। भोजन प्राप्ति में हमेशा अनिश्चितता बनी रहती थी। कभी वो शिकार कर पाता था, कभी नहीं कर पाता था। जंगलों से कई बार भोजन सामग्री वो एकत्रित नहीं कर पाता था। मानव उसके बाद में वह धीरे धीरे मानव का भौतिक विकास हुआ और वह अपने उपयोगी जानवरों को पालने लगा। मानव समूह बनाकर पशुपालन करने लगा। पशु के चारे की पूर्ति के लिए वो ऋतु प्रवास करने लगा, यानी मौसम के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाने लगा। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पशु उत्पादों से होने लगी। कृषि ने मानव को स्थायीकरण के लिए प्रेरित किया। मानव एक जगह बस्ती बनाकर रहने लगा, उपजाऊ नदी मैदानों में कृषि करने लगा तथा मानव सभ्यता का विकास इन्हीं नदी घाटियों में हुआ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, दजला, फरात, वांगो, यांगसी यांग, मिस्र की सभ्यता, नील नदी घाटी की सभ्यता कह लीजिए या मिस्र की सभ्यता कह लीजिए। ये सारे के सारे मानव सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में ही हुआ। इन नदी घाटियों में मुख्य रूप से कृषि क्रियाओं का ही विकास हुआ। पुनर्जागरण काल में खोज, अन्वेषण और तकनीकी विकास के साथ ही आर्थिक क्रियाओं ने गति पकड़ी और 18वीं शताब्दी में जीव ईंधन की खोज हुई, यानी कोयले की खोज की गई और विश्व में खनन व उद्योग जैसी गतिविधियों का विस्तार हुआ। व्यापार और वाणिज्य के विकास हुआ। नगरीकरण यानी मनुष्य जो गांव थे वो धीरे धीरे करके नगरों में परिवर्तित होते चले गए। नगरीकरण राज्य से सेवा कार्यों में लोग आने लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव के व्यवसायों के विकास का एक क्रम पाया जाता है और इसी विकास क्रम को काल के अनुसार निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले बेटा जी अपन बात करेंगे जिस काल की, उसे अपन कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। यानी पहला वाला जो काल है प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं उसको। या दूसरे शब्दों में इसको कहें अति प्राचीन काल। तो इस काल में मानव जंगली जानवरों का शिकार करता था, जंगलों से कंदमूल फल का संग्रहण करता था। इस काल में सीमित जनसंख्या, सीमित आवश्यकताएं थी। मानव जंगली अवस्था में रहता था, शिकार करने के लिए नुकीले पत्थर व लकड़ी का प्रयोग करता था। इसको अपन काल को पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल भी कहते हैं। इसी काल में मनुष्य
पत्थरों का उपयोग करता था शिकार के लिए और दूसरे कार्यों के लिए। इस काल में शिकार में कुत्ता मानव का सहयोगी बना। धीरे धीरे मानव उपयोगी जानवरों को पालतू बनाकर जानवरों बनाने लगा। जानवरों को मानव को दूध, दही, मांस, चमड़ा, हड्डी आदि उपयोगी चीजें मिलने लगी। पशुओं के चारे की कमी की पूर्ति हेतु वह घुमक्कड़ जीवन जीने लगा। पशुओं को चारा खिलाने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वो पशुओं को लेकर भ्रमण करने लगा या घूमने लगा। उपयोगी अस्थायी तंबू बनाकर वो छोटे छोटे समूहों में उसने रहना शुरू किया। उपयोगी पौधों को बीज बोकर उसने खेती करना शुरू किया। वह झूमिंग कृषि करने लगा। झूमिंग कृषि एक प्रकार की स्थानांतरणशील कृषि का ही नाम है। पालतू जानवरों की देखभाल व सुरक्षा के लिए उसने टहनियों, पत्तियों व जानवरों की खालों से झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। पाषाण काल में मनुष्य ने उत्तर पाषाण काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया और इस काल में मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाने की इस कला सीख ली। ये तो था अति प्राचीन काल। दूसरा वाला जो आया इसके बाद वाला जो टाइम था वो प्राचीन काल कहलाया जाने लगा। वो दूसरा वाला काल प्राचीन काल कहलाया। इसके बाद वाला काल ये था। इस काल में मनुष्य ने कृषि व पशुपालन जैसी आर्थिक क्रियाओं के विकास के साथ मानव के जीवन में स्थायित्व पाया। वो स्थायी घर बनाकर या झोंपड़ियां बनाकर रहने लगा। उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति बड़ी सुगमता से होने लगी। शेष बचे समय में वे कलाओं का विकास करने लगा। लोहा, तांबा व सीसा जैसे मजबूत धातुओं की खोज की, जिससे वे उपयोगी औजार व सामान बनाने लगा। हल व बैलों की मदद से कृषि करने लगा। फसलों की सिंचाई के रूप में पानी देना उसने सीख लिया था। इस काल में लगभग ईसा से 2500 वर्ष पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से भी 2500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा सिंधु घाटी में विकसित हुई नगर नियोजन में मानव की उत्कृष्ट कला का उदाहरण इस सभ्यता की खुदाई में हमें देखने को मिलता है। मिस्र के पिरामिड उस काल की तकनीकी उन्नति का सूचक है। इस काल में कृषि के साथ साथ कुटीर उद्योगों का भी तेजी से विकास हुआ। विभिन्न तैयार सामानों का व्यापार इस काल में प्रारंभ हो गया और यूनानी व रोमन सभ्यताओं में भी नगरीय सभ्यताएं पनपी। इस काल के बाद में जो काल आया यानी प्राचीन काल के बाद में जो तीसरा काल आया वो मध्य काल कहलाता है। 600 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के बीच की अवधि का यह मध्य काल के रूप में शामिल किया जाता है। यूरोप में इस काल में मानव ने के व्यवसाय में विविधता बढ़ी। इस काल में जमींदारी व सामंतीवादी प्रथा का प्रचलन था। मध्य काल में जमींदारी और सामंतवादी प्रथा का प्रचलन था। कृषि के उत्तरोत्तर विकास हुआ। शिक्षा, व्यापार, सांस्कृतिक विकास के कारण बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। व्यापार में वस्तुओं का पहले वस्तु विनिमय होता है, यानी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु दी जाती थी, जिसे वस्तु विनिमय कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पाद नगरों में और नगरों से निर्मित माल ग्रामीण क्षेत्रों में आते थे। यूरोप में धार्मिक विचारों के प्रभुत्व के वैचारिक स्वतंत्रता के दमन के कारण तकनीकी विकास अधिक नहीं हो सका। इस काल में भारत में व्यवसाय, कृषि और कुटीर उद्योगों में व्यापार का सर्वाधिक विकास हुआ। भारत इस दृष्टि से विश्व का प्रतिनिधित्व करता था मध्यकाल में। फिर अपन बात करते हैं जो अंतिम काल था मध्यकाल के बाद में जो काल आया जिसे अपन आधुनिक काल कहते हैं। 15वीं सदी के वर्तमान समय तक की अवधि को आधुनिक काल माना जाता है। इस काल में मनुष्य के व्यवसाय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए थे। तकनीकी विकास, खोज व आविष्कारों के कारण आधुनिक विकसित मानव सभ्यता का उदय हुआ। इस काल में मानव प्राथमिक व्यवसायों की तुलना में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पंचम व्यवसायों से जुड़ने लगा। इसी युग में औद्योगिक क्रांति आई, जिसके कारण अधिकतर आर्थिक क्रिया स्वचालित मशीनों द्वारा संचालित होने लगी। 19वीं शताब्दी से कृषि में उन्नत बीजों, रसायनों, कीटनाशक दवाओं व उन्नत मशीनों का उपयोग होने लगा। पशुपालन व मत्स्य व्यवसाय विस्तृत व वाणिज्यिक स्तर पर स्वचालित मशीनों द्वारा यानी ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। औद्योगिक क्रियाओं के कारण बृहद स्तर पर विभिन्न खनिजों जैसे लौह, अयस्क, तांबा, जस्ता, सीसा आदि का खनन वैज्ञानिक रीति से होने लगा। ऊर्जा के विभिन्न साधनों से ऊर्जा की प्राप्ति के कारण बृहद स्तर पर उद्योगों के विभिन्न वस्तुओं का विनिर्माण होने लगा।
और विकास के उच्च स्तर पर पहुंचे विकसित देशों के लोगों ने चतुर्थ व पंचम व्यवसाय से अधिक जुड़े हुए। अब अपन बेटा जी मानव व्यवसाय के वर्गीकरण करेंगे। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है मानव व्यवसाय का वर्गीकरण। तो मानव की जीविका उपार्जन के लिए विधियों और आर्थिक क्रियाओं को वर्तमान में 5 भागों में बांटा जाता है। ये विभाजन पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के सतत दूरी बढ़ने के आधार पर किए जाते हैं। अपन इसमें जैसे सबसे पहले बात करें प्राथमिक व्यवसाय की, तो आखेट, संग्रहण, कृषि, पशुपालन, खनन आदि है प्राथमिक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय में विभिन्न विनिर्माण, ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण और अन्य निर्माण शामिल है। तृतीयक व्यवसाय में परिवहन, संचार, व्यापार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक और पर्यटन शामिल है। चतुर्थ व्यवसाय सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा शामिल है। और पंचम व्यवसाय में कार्यकारी, निर्माणकर्ता, अनुसंधान, सरकारी, कानूनी व तकनीकी सलाहकार इसमें शामिल किए जाते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में विभिन्न व्यवसायों में संलग्न लोगों का ऐतिहासिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, यानी अलग अलग चरणों में होता है। इसलिए स्पष्ट है कि प्राचीन काल में लोग मुख्यतः प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े थे। औद्योगिक क्रांति के समय द्वितीयक व्यवसाय तथा वर्तमान में तृतीयक व्यवसायों की पंचम व्यवसायों का लोगों का रुझान बढ़ा है। अब अपन एक एक व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे प्राथमिक व्यवसाय। तो इन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति द्वारा संसाधनों, भूमि, जल, वनस्पति और खनिज पदार्थों आदि का सीधा उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। इनका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण की दशाओं से होता है। इस व्यवसाय में भोजन व कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है। अधिकांश प्राथमिक व्यवसाय सरल, परंपरागत और आदिवासी आर्थिक व सामाजिक संरचना के प्रतीक हैं। विषय में प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों के वितरण असमान है। विकसित देशों में 5% से भी कम श्रमिक प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए, जबकि विकासशील देशों में ये क्रिया श्रम के बहुत बड़े भाग को रोजगार प्रदान करती है। अपवाद स्वरूप कनाडा के 2 प्राथमिक व्यवसाय लकड़ी काटना व पेट्रोलियम उत्खनन के आधार पर विकसित देशों की कतार में खड़े। प्राथमिक क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव जाति के लिए भोजन व उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। इन व्यवसायों में मानव जाति के प्रति अस्तित्व के 95% से अधिक भाग को पोषित किया है या पोषण किया है। प्राथमिक व्यवसाय को निम्न व्यवसाय सम्मिलित हैं: आखेट या शिकार करना, भोजन व वनोत्पाद एकत्रित करना, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि और खनन। संसार में भूमि उपयोग की भिन्नता की दृष्टि से इस व्यवसाय को प्रमुख प्रदेश निम्नलिखित हैं: उष्णकटिबंधीय प्रदेश, विश्व की आर्द्र वन जिन्हें अपन अमेजन कांगो, उष्णकटिबंधीय आंध्र प्रदेश, आर्द्र शुष्क निम्नाक्षांशीय सवाना सूडान ब्राजील, उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेश जिनमें इथियोपिया प्रकार, मरुस्थल में सहारा, अरब, थार, मध्य एशिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और कालाहारी। समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, समशीतोष्ण प्रतिबंधीय में घास के मैदान जैसे प्रेरीज, स्टेपीज, भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश, उत्तरी चीन तुल्य प्रदेश, समुद्री चक्रवाती प्रदेश जिसमें पश्चिमी यूरोपीय प्रकार, मध्य महाद्वीपीय चक्रवाती प्रदेश जिसमें उत्तर पूर्वी राज्य और अमेरिकी प्रकार, शीतल महाद्वीपीय प्रदेश जिसमें पूर्वी यूरोपीय प्रकार, शीत प्रदेश, शीतल वन जिनमें टैगा और साइबेरिया और कनाडा वाला, टुंड्रा प्रदेश और ऊंचे पर्वतीय प्रदेश। इन प्रदेशों में प्राथमिक व्यवसाय व प्राकृतिक संसाधनों जैसे जलवायु, भूमि के बनावट, मिट्टी व वनस्पति निश्चित करते हैं। द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं होता, बल्कि उन्हें परिष्कृत व परिवर्तित करके अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाते हैं। अर्थात प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग न करके मनुष्य द्वारा परिष्कृत व परिवर्तित करके उन्हें उपयोगी योग्य बनाने संबंधी क्रियाओं को द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। उदाहरण के लिए समझ लीजिए,
गेहूं प्राथमिक रूप से खेत से प्राप्त हुआ है, उसको पीस कर उससे आटा बनाना, ब्रेड बनाना, बिस्किट बनाना, ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं वो द्वितीयक व्यवसाय में शामिल की जाती है। एक प्रकार से इसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। इसमें वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और उनका उपयोग भी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए लोहे से इस्पात, गेहूं से आटा, कपास से सूती वस्त्र, गन्ने से चीनी, लकड़ी से फर्नीचर व कागज बनाना आदि सभी द्वितीयक व्यवसाय में उदाहरण है। द्वितीयक व्यवसाय में निम्न व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं। उद्योग धंधे, खाद्य प्रसंस्करण यानी खाने पीने की चीजों को बनाना और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित बनाने की प्रक्रिया, निर्माण, भवन, सड़क आदि, दुग्ध उद्योग और विशेषीकृत कृषि इसमें शामिल है। द्वितीयक व्यवसाय को निर्धारित करने में प्राकृतिक संसाधनों तथा सांस्कृतिक संसाधनों दोनों का अभाव और प्रभाव होता है। इनका निर्धारित करने वाले कारक कच्चा माल, शक्ति के संसाधन, परिवहन व संचार की सुविधाएं, पूंजी बाजार, सरकारी नीतियां, श्रम और प्रौद्योगिकी नवाचार यानी नवीनतम टेक्नोलॉजी शामिल है। उनके द्वारा द्वितीयक व्यवसायों का निर्धारण होता है। अब अपन बात करेंगे बेटा जी तृतीयक व्यवसाय की। अपना जो नेक्स्ट है वो है तृतीयक व्यवसाय। इस व्यवसाय में समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सेवाएं, प्रत्यक्ष सेवाएं सम्मिलित हैं। इसे सेवा श्रेणी का व्यवसाय भी कहते हैं। अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिकों, व्यवसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञों और परामर्श दाताओं के द्वारा होता है। तृतीय व्यवसाय में निम्न की जाती है परिवहन के जितने भी साधन हैं उनको चलाने वाले, व्यापार व वाणिज्य, संचार सेवाएं, बीमा, पर्यटन, बैंक, ये सारे। इनको उस क्षेत्र में मनुष्यों के सांस्कृतिक स्तर तथा वैज्ञानिक व तकनीकी उन्नति के द्वारा निश्चित किया जाता है। एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक प्रत्येक व्यवसाय से रोजगार पाते हैं। प्रत्येक व्यवसायों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपयोग किया जाता है। सेवाओं के बदले में परिश्रम दिया जाता है, पारिश्रमिक दिया जाता है, पेमेंट मिलती है। इस प्रकार देखते प्रत्येक क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं का उत्पादन की बजाय सेवा और व्यवसायों का उत्पादन होता है। नलसाज, बिजली का मिस्त्री, दुकानदार, डॉक्टर, वकील आदि इसका उदाहरण है। विनिर्माण के अंतर्गत परिवहन, व्यापार और संचार की सेवाएं सम्मिलित हैं। इनका उपयोग दूरी को निष्प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। चतुर्थक व्यवसाय, जीन गेटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थक व्यवसायों की श्रेणी में शामिल करते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था से ज्यादातर भी इस क्षेत्र में कार्यरत है। सूचना आधारित और अनुसंधान के विकास आधारित इस वर्ग का संबंध है। कार्यालय, भवनों, शिक्षण, अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, रंगमंचों, लेखाकार यानी अकाउंटेंट, दलालों व फर्मों से वाले कर्मचारी प्रत्यक्ष वर्ग की सेवाओं से संबंध रखते हैं। मानव व सेवा सेक्टरों के प्रकारों का वर्गीकरण भी किया जा सकता है। फिर अपन बात करेंगे बेटा जी पंचम व्यवसाय। तो इस व्यवसाय इसमें सेवाएं आती हैं जो नवीन व वर्तमान विचारों की रचना व पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों व व्याख्या के प्रयोग तथा प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर केंद्रित है। ये व्यवसाय भी प्रत्येक व्यवसाय का एक उपविभाग है जिसमें विषय विशेषज्ञ, निर्णयकारी, परामर्शदाता व नीति निर्धारक लोगों को शामिल किया जाता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में इनका महत्व इनकी संख्या से कहीं अधिक होता है। ये था बेटा जी अपना चैप्टर नंबर 7 और कल अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। थैंक यू।